से देखने पर वह घर किसी हवेली से कम नहीं लगता था। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट, सामने तुलसी का चौरा और अंदर बड़ा आंगन। लेकिन उन दीवारों के पीछे एक माँ की सांसें रोज रोज घुट रही थीं। उस घर की मालकिन थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 72 साल, आंखों पर मोटा चश्मा, सफेद बाल, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर ऐसी खामोशी जैसे जिंदगी ने उनसे बोलने का हक भी छीन लिया हो। पति के देहांत के बाद सावित्री देवी बिल्कुल अकेली हो गई। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विनोद, जो बिजली विभाग में क्लर्क था, और छोटा बेटा महेश, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों की शादी हो चुकी थी। विनोद की पत्नी रीना और महेश की पत्नी कविता। चारों लोग एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर दिलों में अपनापन नहीं था। शुरुआत में सब ठीक था। सावित्री देवी को मांझी कहकर बुलाया जाता, उनके लिए चाय बनती, दवा समय पर दी जाती, पैर छुए जाते। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले चाय कमरे में आना बंद हुई, फिर कहा जाने लगा, मांझी आप खुद ले लिया करो। कुछ दिनों बाद रसोई का माहौल बदल गया। अब उनके लिए अलग बर्तन रखे गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब रसोई का दरवाजा ही उनके लिए बंद कर दिया गया। और उस दिन से इस घर की असली कहानी शुरू हुई। सुबह के 8 बजे थे। रसोई में घी में सिकते पराठों की खुशबू फैल रही थी। डाइनिंग टेबल पर विनोद, रीना और उनके बच्चे गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे थे। दूसरी तरफ महेश मोबाइल देखते हुए चाय पी रहा था। कविता बच्चों के लिए मक्खन लगा रही थी। और उसी घर के कोने वाले छोटे कमरे में सावित्री देवी रात से भूखी बैठी थी। उन्हें पिछली रात खाना नहीं मिला था, क्योंकि रीना ने कहा था रात को आटा खत्म हो गया था, जबकि उसी रात घर में पनीर बना था। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, छड़ी संभाली और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। उनके कदम कांप रहे थे, कमजोरी साफ दिख रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, रीना सामने आकर खड़ी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, कहाँ चली आ रही हैं आप? सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, बहू, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी दे दे। रीना ने आंखें तरेरी। रोटी क्या पेड़ पर उगती है? राशन कितना महंगा हो गया है, पता भी है आपको? सावित्री देवी चुप रहीं। रीना अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक प्लेट लाई। उसमें 2 सूखी बासी रोटियां थीं, साथ में बिना दूध की काली चाय। उसने प्लेट उनके हाथ में देते हुए कहा, आपके लिए इतना काफी है। डाइनिंग टेबल पर बैठे बच्चे आलू पराठा खा रहे थे और एक माँ अपने कमरे में पानी से रोटी भिगोकर निगल रही थी। असल में सावित्री देवी को कई सालों से शुगर थी। डॉक्टर ने समय पर दवा और सही खाना खाने को कहा था, लेकिन यहाँ दवा से पहले उन्हें इज्जत की जरूरत थी। शाम को उन्होंने बड़े बेटे विनोद से कहा, बेटा मेरी दवा खत्म हो गई है और आंखों के आगे धुंधला दिख रहा है, तो जब बाहर जाए तो दवा ले आना। विनोद जूते उतारते हुए बोला, माँ इस महीने बहुत खर्चा है, बच्चों की फीस भी देनी है, अभी पैसे नहीं है। सावित्री देवी बोली, बेटा 2 गोली से काम चल जाएगा। विनोद चिढ़ गया और बोला, कहाना नहीं है पैसे। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उनसे दवा नहीं, उनका हक छीन लिया हो। दिसंबर का महीना था। ठंड हड्डियां जमा रही थी। सावित्री देवी नंगे हाथों से ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं, कमर दर्द से झुक रही थी। तभी ऊपर बालकनी से कविता ने आवाज लगाई, माँ जी बर्तन ठीक से धोना, कल चिकनाई रह गई थी। फिर उसने चाय की चुस्की ली और बोली, और हाँ, बाद में कपड़े भी धो देना, मशीन खराब है। सावित्री देवी ने ऊपर देखकर कहा, बहू हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, आज नहीं हो पाएगा। कविता तुरंत बोली, तो खाना भी मत खाइएगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सावित्री देवी कुछ पल वहीं बैठ गईं। ठंडे पानी से ज्यादा ठंडे थे घर वालों के दिल। दिन गुजरते गए। हर दिन उनका सम्मान थोड़ा थोड़ा मरता गया। एक दिन रीना और कविता में खर्चे को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। रीना बोली, हम क्यों मांझी का सारा खर्च उठाएं? कविता बोली, तो क्या हम मुफ्त में खिलाएं? बात इतनी बढ़ गई कि दोनों बेटों ने फैसला किया, माँ 15 दिन नीचे रहेंगी, 15 दिन ऊपर। सावित्री देवी यह सब सुन रही थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा क्या मैं सामान हूं जो बांट रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब हर 15 दिन में उनका बिस्तर सीढ़ियों से ऊपर नीचे फेंका जाता और जिस महीने 31 दिन होते, उस अतिरिक्त दिन पर दोनों घरों में बहस होती, आज कौन रखेगा। कई बार ऐसा हुआ कि सावित्री देवी पूरा दिन सीढ़ियों पर बैठी रहीं, न ऊपर की न नीचे की। एक रात उन्हें तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। फिर भी कविता ने कहा, पहले फर्श पोंछ दो, बच्चे गिर जाएंगे। कमजोरी में उनका संतुलन बिगड़ा
और वह फर्श पर गिर पड़ी। सिर कोने से टकराया, खून निकल आया। रीना भाग कर आई, लेकिन मां को उठाने नहीं। उसने पहले कालीन हटाया ताकि दाग ना लगे। फिर दोनों बहुओं ने उन्हें पकड़कर स्टोर रूम में डाल दिया। उस रात ठंडी हवा, अंधेरा कमरा और दर्द से कराहती एक मां, पहली बार उन्हें महसूस हुआ वह इस घर में मां नहीं, बोझ है। कुछ दिनों बाद एक शाम वह छत पर सूखते कपड़े लेने गई। तभी उन्होंने देखा विनोद और महेश कोने में खड़े सिगरेट पी रहे थे। विनोद बोला, अब और नहीं होता मुझसे। महेश ने पूछा, तो क्या करें? विनोद धीरे से बोला, घर बेच देते हैं। महेश चौंका, और मां? विनोद हंसा, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। महेश भी मुस्कुराया, सही है, खर्चा भी बचेगा। यह सुनते ही सावित्री देवी के हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। उनकी सांस रुक गई। जिन बेटों के लिए उन्होंने जवानी गंवाई, आज वही बेटे उन्हें बोझ समझकर घर से निकालना चाहता था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। इन आंसुओं में कुछ बदल चुका था, बहुत गहराई में। उस रात सावित्री देवी सोई नहीं। उन्होंने अपने पुराने लोहे के संदूक को खोला। उसमें कपड़ों के नीचे एक लाल रंग की फाइल रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। यह वही फाइल थी जिसे उनके पति ने मरते समय देते हुए कहा था, जब बहुत जरूरत पड़े तभी खोलना। सावित्री देवी ने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, लगता है वो दिन आज आ गया। उन्होंने फाइल खोली। अंदर असली कागजात थे, रजिस्ट्री, वसीयत, बैंक पेपर। और उन्हें पढ़ते ही उनकी बुझी आंखों में अचानक चमक लौट आई, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी, बहुत बड़ी सच्चाई, जिससे पूरे घर की नींव हिलने वाली थी। अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उनके बेटों ने कभी नहीं की थी। सुबह का समय था। घर में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। रसोई में बर्तनों की आवाज, बच्चों की शरारत, टीवी पर तेज समाचार और बहुओं की फुसफुसाहट। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, सावित्री देवी। आज उनके चेहरे पर वही खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे अब बेबसी नहीं, फैसला छिपा था। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई। तभी रीना ने उन्हें देखकर ताना मारा, माँ जी, आज बड़ी जल्दी उठ गई। सावित्री देवी ने पहली बार बिना जवाब दिए उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। रीना कुछ पल उन्हें देखती रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब खेल पलटने वाला है। उधर विनोद और महेश ड्राइंग रूम में बैठे थे। दोनों मोबाइल पर किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे थे। विनोद बोला, लोकेशन बहुत बढ़िया है, मेन रोड से पास है, 2 करोड़ से कम बात मत करना। महेश मुस्कुराया, घर बिक गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। दोनों की आंखों में लालच चमक रहा था। उन्हें यकीन था कि यह घर अब उनका है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने कभी असली कागज देखने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्हें लगता था माँ बूढ़ी है, अनपढ़ है और कमजोर है, वह क्या ही समझेगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस माँ को वह कमजोर समझते थे, वही आज उनकी सबसे बड़ी ताकत छीनने वाली थी। दोपहर होते ही सावित्री देवी चुपचाप घर से निकल गई। हाथ में वही लाल फाइल थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न बहुओं को न बेटों को। वह सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। छड़ी की हर आवाज जैसे किसी फैसले की दस्तक थी। कुछ देर बाद वह शहर के पुराने बाजार में पहुंची। वहां एक बोर्ड लगा था, अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी, दीवानी एवं संपत्ति मामले। वह अंदर गई। सामने 40 साल का एक वकील बैठा था। उसने उन्हें सम्मान से कुर्सी दी और बोला, मां जी, कहिए, कैसे आना हुआ? सावित्री देवी ने लाल फाइल मेज पर रख दी और धीरे से बोली, बेटा, पहले ये कागज पढ़ लो। अरुण त्रिपाठी ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पढ़े, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत खड़े होकर कहा, मां जी, ये पूरा मकान तो आपके नाम है। सावित्री देवी शांत रही। अरुण बोला, बिना आपकी इजाजत कोई इस घर को बेच ही नहीं सकता। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, अगर मैं खुद बेचना चाहूं तो? अरुण ने कहा, आपको पूरा अधिकार है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सावित्री देवी बोली, मैं यह घर बेचना चाहती हूं। अरुण ने पूछा, किसे? सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उन बच्चों को जिनके पास घर नहीं है। अरुण कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर सम्मान से सिर झुका दिया, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा मां जी। उसी समय घर में रीना और कविता नए सपने बुन रही थी। रीना बोली, घर बिकेगा तो मैं नया फ्लैट लूंगी। कविता बोली, और मैं कार। महेश हंसा, पहले पैसे आने दो। विनोद बोला, बस 3 दिन की बात है, फिर मजे ही मजे। चारों बहुत खुश थे। 3 दिन बाद रजिस्ट्री की तारीख तय हो गई।
एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर घर आया। नाम था राहुल मेहरा। सूट बूट पहने, हाथ में फाइल, चेहरे पर बिजनेस वाली मुस्कान। उसे ड्राइंग रूम में बैठाया गया। रीना और कविता ने चाय नाश्ता रखा। विनोद बोला, मेहरा जी, लोकेशन प्राइम है, कम बात मत कीजिएगा। मेहरा ने घर देखा, आंगन देखा, कमरों की गिनती की, फिर बोला, अगर कागज साफ हुए तो सौदा पक्का समझिए। महेश ने नकली फाइल आगे रखी। उसमें बिजली बिल, टैक्स रसीदें और कुछ पुराने कागज थे। मेहरा बोला, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री के दिन असली मालिक के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। विनोद मुस्कुराया, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। ड्राइंग रूम के बाहर सावित्री देवी यह सब सुन रही थी। आज पहली बार उन्हें अपने बेटों पर तरस आया। अगले दिन अरुण त्रिपाठी ने उन्हें फोन किया। माँ जी, सब तैयार है, ट्रस्ट भी राजी है। सावित्री देवी बोली, ठीक है बेटा, सही समय आने दो। थोड़े दिनों बाद रजिस्ट्री की तारीख आ गई। घर में मिठाई रखी गई। रीना ने नई साड़ी पहनी थी। कविता ने सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। विनोद और महेश नए कपड़ों में बैठे थे, जैसे आज कोई त्योहार हो। ड्राइंग रूम में मेहरा भी आ चुका था। उसके साथ दस्तावेज भी थे। कुछ देर बाद अरुण त्रिपाठी भी अंदर आया। उसे देखकर विनोद चौंका। आप? अरुण मुस्कुराया। हाँ, बुलाया गया हूं। विनोद कुछ समझ नहीं पाया। मेहरा बोला, अब असली मालिक को बुलाइए, साइन कराने हैं। विनोद ने पेन उठाया। तभी सीढ़ियों से एक आवाज आई, रुको। सभी ने पलट कर देखा। सावित्री देवी धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थीं। हाथ में वही लाल फाइल थी। चेहरे पर आज अजीब आत्मविश्वास था। विनोद घबराकर बोला, मां, आप अंदर जाइए। लेकिन सावित्री देवी सीधा मेज तक पहुंची। उन्होंने लाल फाइल खोली और अरुण की तरफ बढ़ा दी। फिर बोली, पहले इसे पढ़ो। अरुण ने ऊंची आवाज में फाइल पढ़ना शुरू किया। इस मकान की एकमात्र मालिक सावित्री देवी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीना के हाथ से मिठाई की प्लेट गिर गई। कविता का चेहरा उतर गया। महेश की आवाज अटक गई। क्या? अरुण बोला, जगदीश प्रसाद जी ने यह मकान अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। बेटों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। विनोद के हाथ से पेन गिर गया। उसने कांपते स्वर में कहा, मां, ये क्या है? सावित्री देवी बोली, सच। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने सबका घमंड तोड़ दिया। महेश तुरंत उनके पैरों में बैठ गया। मां, हम तो मजाक कर रहे थे। विनोद बोला, हाँ मां, आप गलत समझ रही हैं। सावित्री देवी ने हाथ उठाकर दोनों को रोक दिया। फिर बोली, जब तुम मुझे 15-15 दिन बांट रहे थे तब भी मजाक था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने फिर कहा, जब मुझे सीढ़ियों पर बैठाया तब भी मजाक था। रीना और कविता सिर झुका चुकी थी। जब बुखार में फर्श साफ करवाया तब भी मजाक था। अब किसी के पास जवाब नहीं था। सावित्री देवी ने मेहरा की तरफ देखा। फिर बोली, मैं यह घर बेच रही हूं। यह बात सुनकर विनोद की आंखों में चमक लौटी। लेकिन अगले ही पल सावित्री देवी बोली, मगर अपने बेटों को नहीं। सभी दंग रह गए। अरुण ने दूसरी फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। यह संपत्ति नई सुबह बाल सेवा ट्रस्ट को दी जा रही है। महेश चिल्लाया, नहीं। सावित्री देवी की आवाज पहली बार कठोर हुई। जिस मां का बेटा सौदा कर सकता है, वह मां फैसला भी कर सकती है। कमरे की हवा तक रुक गई। आज वर्षों बाद एक मां ने अपनी आवाज वापस पा ली थी। ड्राइंग रूम में ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे दीवारें भी सुन रही हों। विनोद और महेश एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रीना और कविता की आंखों से डर साफ झलक रहा था। और सामने कुर्सी पर बैठी सावित्री देवी आज पहली बार कमजोर नहीं लग रही थी। वह बिल्कुल सीधी बैठी थी। चेहरे पर दर्द भी था और फैसला भी। अरुण त्रिपाठी ने फाइल बंद की और बोला, सभी कागज तैयार हैं। अगर सावित्री देवी चाहें तो आज ही प्रक्रिया पूरी हो सकती है। महेश घबराकर बोला, मां, आप ऐसा नहीं कर सकती। सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा। क्यों? महेश चुप हो गया। विनोद जल्दी से बोला, मां, हम आपके बेटे हैं। सावित्री देवी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान तंज से भरी थी। आज याद आया? फिर वह बोली, जब मैं सीढ़ियों पर बैठी कांप रही थी तब किसके बेटे थे तुम? कमरे में किसी की हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। रीना रोते हुए आगे आई। मां जी, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सावित्री देवी ने पूछा, कौन सी गलती? रीना बोली, मां, हमसे गलती हो गई। सावित्री देवी की आवाज भारी हो गई। गलती एक बार होती है बहू, बार बार नहीं। कविता भी रोते हुए बोली, मां जी, हमें माफ कर दीजिए, कम से कम बच्चों का भविष्य तो सोचिए। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, बच्चों का नाम मत लो कविता।
जब तुम मुझे भूखा सुलाती थी तब क्या सोचा था कि बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे? जो तुम आज करोगी वही कल वो तुम्हारे साथ करेंगे। कविता का सिर झुक गया। विनोद ने हाथ जोड़ दिए। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मौका और दे दो, हम सच में बदल जाएंगे। सावित्री देवी दुखी मन से बोली, बेटा, जिसे माँ की कीमत देर से समझ आए उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया तुमने उसी को अकेला छोड़ दिया। महेश घुटनों पर बैठ गया। एक मौका दे दो माँ। सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें जिंदगी भर मौके दिए, पढ़ाया, खिलाया, घर दिया, इज्जत दी, और तुमने मुझे क्या दिया? महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन अब इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं था। उसी समय बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। अरुण बोला, ट्रस्ट के लोग आ गए। गेट खुला, कुछ लोग अंदर आए। उनके साथ एक मध्यम उम्र की महिला थी। नाम था सरला मिश्रा। वह नई सुबह बाल सेवा ट्रस्ट की संचालिका थी। उन्होंने अंदर आते ही हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम माताजी। सावित्री देवी ने सिर हिलाया। आओ बेटी। सरला ने घर के चारों तरफ देखा, फिर बोली, बहुत बड़ा घर है, यहाँ कई बच्चों का जीवन बदल सकता है। यह सुनकर विनोद तिलमिला उठा। यह घर हमारा है। लेकिन अरुण ने तुरंत कहा, गलत, यह घर कानूनी रूप से सावित्री देवी का है। विनोद चुप हो गया। सरला मिश्रा ने धीरे से कहा, माताजी, हम आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। सावित्री देवी ने कहा, मेरी मर्जी तय है। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा और बोली, तुम दोनों ने मुझे बांटा था, अब मैं इस घर को उन बच्चों को दूंगी जिनके पास कोई नहीं। यह सुनकर रीना फूट फूट कर रोने लगी। कविता दीवार पकड़कर खड़ी रह गई। महेश बोला, माँ, लोग क्या कहेंगे? सावित्री देवी ने तुरंत जवाब दिया, जब तुमने मुझे नौकरानी बनाया था तब लोग याद नहीं आए? सावित्री देवी उठी, छड़ी संभाली, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सब लोग उन्हें देख रहे थे। वह सीढ़ियों के बीच वाले हिस्से पर रुकी, उसी जगह जहां उन्हें कई बार पूरे दिन बैठना पड़ा था। उन्होंने रेलिंग पकड़ी और बोली, याद है, यही बैठाकर तुम लोग ऊपर नीचे झगड़ते थे। आज मैं यहीं खड़े होकर फैसला सुनाती हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द मजबूत थे। 1 घंटे के अंदर तुम सब अपना अपना सामान लेकर इस घर से निकल जाओ। यह सुनते ही कमरे में हड़कंप मच गया। विनोद चिल्लाया, माँ, यह जुल्म है। सावित्री देवी बोली, जुल्म तब था जब तुमने मुझे बांटा था। महेश बोला, हम कहाँ जाएंगे? सावित्री देवी ने कहा, जैसा तुमने मेरे लिए सोचा था वैसा अब अपने लिए सोचो। यह बात सुनकर विनोद और महेश को पता चल गया कि उस दिन छत पर माँ ने सारी बातें सुन ली थी। कविता बोली, हमें माफ कर दो। सावित्री देवी ने कहा, माफी दिल में होगी, घर में नहीं। अरुण त्रिपाठी को पता था कि माहौल गर्म हो सकता है, इसलिए उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी बाहर आकर रुकी। 2 सिपाही अंदर आए। एक ने आदर से पूछा, माता जी, यही लोग हैं? सावित्री देवी ने सिर हिला दिया। विनोद की सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। वह धीरे से बोला, हम जा रहे हैं। अब उसकी आवाज में वही घमंड नहीं था। जल्दी जल्दी बैग भरे जाने लगे। कपड़े, गहने, फाइलें, सब कुछ बेतरतीब तरीके से समेटा जाने लगा। रीना और कविता रो रही थी। महेश सिर झुकाए सामान उठा रहा था। विनोद बार बार मां की तरफ देख रहा था। शायद उम्मीद थी कि मां पिघल जाएंगी, लेकिन इस बार सावित्री देवी पत्थर नहीं, आग बन चुकी थी। घर के बाहर पड़ोसी जमा हो गए। सालों से जो लोग चुप थे आज सब देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, मां ने सही किया। दूसरे ने कहा, बहुत देर से किया मगर सही किया। महेश आखिरी बार पलटा, मां, अभी भी समय है। सावित्री देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने बहुत सोच लिया। विनोद की आंखें भर आईं, लेकिन अब आंसू से घर नहीं बच सकता था। दोनों परिवार बाहर निकल गए। गेट बंद हो गया और पहली बार उस घर में शांति उतर आई। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अरुण ने पूछा, माँ जी, आप ठीक हैं? उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, बेटा, आज बहुत साल बाद सांस ली है, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। क्योंकि जिस घर में कल तक अपमान गूंजता था, कल से वहां बच्चों की हंसी गूंजने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद घर के बाहर एक बड़ी बस आकर रुकी। उस पर लिखा था, नई सुबह बाल सेवा ट्रस्ट। बस का दरवाजा खुला और एक एक करके छोटे छोटे बच्चे उतरने लगे। किसी के हाथ में पुराना बैग था, किसी के पैरों में चप्पल नहीं थी और किसी की शर्ट फटी हुई थी, लेकिन सबकी आंखों में चमक थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उन्हें सिर्फ छत नहीं
बल्कि परिवार मिलने वाला है। सरला मिश्रा बच्चों को लेकर अंदर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता जी, आपके बच्चे आ गए। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखें भर आईं। एक छोटी लड़की डरते डरते उनके पास आई और धीरे से बोली, दादी, क्या हम सच में यहां रहेंगे? सावित्री देवी कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, हाँ बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। लड़की के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे बरसों बाद किसी ने उसे अपनाया हो। कुछ ही देर में जो घर कल तक तनाव से भरा था, वही घर बच्चों की हंसी से गूंज उठा। कोई आंगन में दौड़ रहा था, कोई पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई सीढ़ियां गिन रहा था, तो कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। सावित्री देवी उन सबको देख रही थीं। उनकी आंखों के सामने वही सीढ़ियां थीं जहां उन्हें घंटों बैठाया जाता था। आज उन्हीं सीढ़ियों पर बच्चे भाग रहे थे, हंस रहे थे। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शाम होते होते खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। शर्मा निवास अब अनाथ बच्चों का घर बन गया है। पड़ोसी एक एक करके आने लगे। कोई चावल लाया, कोई पुराने कपड़े, कोई किताबें। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। सावित्री देवी बोली, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस घर को घर बनाया है। रात का समय था, बच्चों के लिए बिस्तर लगाए गए। कुछ बच्चे पहली बार इतने बड़े कमरे में सो रहे थे। कोई डर रहा था, कोई खुश था, कोई बार बार पूछ रहा था, दादी, लाइट बंद होगी क्या? सावित्री देवी हर बच्चे के पास गईं। किसी को चादर ओढ़ाई, किसी के सिर पर हाथ फेरा, किसी को पानी दिया, फिर धीरे से बोली, अब डरना नहीं, मैं हूं ना। उन शब्दों में इतनी ममता थी कि कई बच्चों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात सावित्री